नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से नमक, जिसे लिखा है रज़िया सज्जाद जहीर ने। ये नमक नामक पाठ लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक त्रासदी को लेकर लिखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेखिका का परिचय। रज़िया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1947 ईस्वी में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इनका देहावसान 18 दिसंबर 1979 को हुआ। इनकी रचनाएं और सम्मान। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, जो कि उर्दू कहानी संग्रह है, और सम्मान मिला सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकेडमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में जो कि मिला इन्हें अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से भी ये सम्मानित की गई। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। इनकी भाषा शैली। उर्दू लेखिका रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। जो पाठ इन्होंने लिखा है नमक, यानी कि लाहौरी नमक, वास्तव में ये है क्या? सेंधा नमक सेंधव नमक के नाम से भी जाना जाता है तथा लाहौरी नाम के नमक से भी जाना जाता है, और इसे हैलाइट नाम से भी पुकारा जाता है। यह अक्सर रंगहीन और सफ़ेद होता है। हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग हल्का नीला या गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। हाजमे के लिए इस्तेमाल होने वाला काला नमक भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही होता है। तो अब चलते हैं इस कहानी की ओर। नमक कहानी भारत और पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित होता है अपने स्थान को छोड़कर जो दूसरी जगह चले जाते हैं, पुनर्वासित यानी कि दोबारा से बस जाते हैं। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बेबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह से भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। ये आप देख सकते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय हालात ये थे कि पाकिस्तान से जो हिंदू लोग थे वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान से मुसलमान लोग पाकिस्तान में विस्थापित हुए थे। तो इस तरह से चलते हैं आगे। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के
इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुकी हैं। इन लाइंस का अभिप्राय ये है कि राष्ट्र बदल चुकी हैं। एक जो पूरा हिंदुस्तान कहा जाता था, आज हिंदुओं का केवल भारत बनकर रह गया है और इसके दो टुकड़े करके एक टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया गया है और बीच में से सीमा की रेखाएं खींची जा दी हैं मज़हब के आधार पर। अर्थात यानी कि अगर मुसलमान अधिकतम उधर है पाकिस्तान, तो उस मज़हब के आधार पर उसे पाकिस्तान बना दिया गया और हिंदुओं लोगों को जहाँ पर अधिकतर रह रहे थे उसे हिंदुस्तान। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची हुई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। इसके कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे धरती पर सीमा रेखाएं खींच दी गई, मज़हब वाले लोग इधर से उधर कर दिए गए, ज़मीन पर खींची गई लकीरों के बावजूद भी उनके दिलों की लकीरें कोई भी नहीं मिटा पाया। कहने का अभिप्राय ये है कि उनके दिल में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और इज्जत थी, उसको कोई भी नहीं मिटा पाया। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, परंतु उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। यानी कि जब राष्ट्र बदले, लोग इधर से उधर नहीं होना चाहते थे, अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी बाहरी बाध्यता अर्थात बाहरी जो राष्ट्र थे उनके कहने पर उन्हें अपने अपने मज़हब के अनुसार अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके दिलों पर कब्ज़ा केवल उनके जन्म स्थान का था। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है। उनका यह नमक देते उन्होंने जब रजिया को यह नमक दिया तो कहा कि मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए हमारे मन में यह सवाल जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मज़हब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उसके ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ये अगर ठीक ना हुआ तो उम्मीद ख़त्म भी हो सकती है? क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी भी रह सकती है? तो ये तो समय ही बताएगा। तो भारत का विभाजन आम जनता के लिए एक त्रासदी के समान है, एक दुख के समान है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक, ये जो अधिराज्य है, एक राज्य था, दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे, यानी कि जो स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंपेगी। जब लोगों ने स्वतंत्रता मांगी ब्रिटिश सरकार से, तो उन्होंने फूट डालकर इन्हें दो राज्यों में परिवर्तित कर दिया। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जिसे जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया, और 15 अगस्त को भारतीय संघ, बाद में जिसे भारत गणराज्य की स्थापना की गई, इसे कहा गया। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और लगभग 1,45,00,000 लोग शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। यानी कि हिंदू जो थे, बहुमत हिंदुओं का हिंदुस्तान में था, इसलिए हिंदुस्तान में आगे विस्थापित हो गए, और पाकिस्तान में मुसलमानों का बहुमत था तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए।
तो इस तरह से इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर शरणार्थियों की तरह शरण ली। सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर हैरान हो गई और उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब कुछ सफ़िया की माँ की तरह थे। सफ़िया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। आज भी वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है, अर्थात विभाजन के समय उसे की मजबूरी थी यहाँ पर आना, लेकिन आज तक वह उसे अपना नहीं पाई है। आज तक भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। कीर्तन समाप्त होने के पश्चात सफ़िया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा तो उसने हिचकिचाहट के साथ कहा कि हो सके तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। सफ़िया लाहौर में 15 दिन तक रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी, क्योंकि उस सिख बीवी ने मंगवाया था। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया। लेखिका सोचती है कि कुछ कानून इंसानियत के भी होने चाहिए। उसके भाई ने व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में तो अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ले जाना चाहती थी, किंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की। सारा सामान सूटकेस तथा बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष बची थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी होने लगी। वह नमक को ले जाने के तरह तरह के तरीके सोचने लगी। अंत में उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह से नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, ऐसा सोचकर वह सो गई। सफ़िया ने नमक को कीनुओं के नीचे एक पुड़िया को दबा दिया था। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल और सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, पिता की कब्र, अपनी पुश्तैनी कोठी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। वह उस क्षण को भरपूर जी रही थी और उसे लाहौर से जुदा होने और मुफ्त आवागमन न होने का अफसोस हो रहा था। मुक्त रूप से वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि काफ़ी सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद वह फिर कभी ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें इत्यादि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसने उसका हाथ पकड़कर कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चिंतित बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद कर दिया। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का वह तोहफा वह चोरी से कभी नहीं लेके जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। उसके वतन के बारे पर पूछने पर उसने अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह से लपेटकर स्वयं सफ़िया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कर देने को कहा
तथा सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया जांच के उपरांत दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियाँ, इन सब के कारण लाहौर ख़त्म होने और अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 कप चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज पर दराज से एक किताब निकाली जो उसके सहपाठी दोस्त ने उसे भेंट की थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस समय वह उसके दोस्त ने यह किताब दी थी, फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाक की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए हुए खड़े थे। अब सफ़िया सोच रही थी कि वतन, किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। अर्थात इस पूरी ही कहानी से यही पता चलता है कि बाहरी बाध्यता होने के कारण चाहे व्यक्तियों को एक वतन को छोड़कर दूसरे में विस्थापित होना पड़ा, लेकिन वो अंत तक अपना वतन वही मानते हैं जो उनकी जन्मस्थली है। यही वो लेखिका सोच रही थी कि कस्टम के इस तरफ वतन है उसका या उस तरफ, क्योंकि वो लोग अपने उस वतन को दिलों से निकाल ही नहीं पाए थे। तो इस तरह से इस मार्मिक कहानी का अंत होता है। आप इनके शब्दार्थ को पढ़कर और फिर से इस कहानी को पढ़िए और इसके पश्चात अगली वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।